दोस्तों ये कहानी है ऐसे समय की जहां पृथ्वी पर ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो चुका है और साफ ऑक्सीजन ना मिलने से इंसानों में काफी बीमारियां फैल रही हैं और इंसानों का इस धरती से खात्मा हो रहा है। मगर इस सब को रोकने के लिए एक लड़का टाइम ट्रेवल करके आगे चला जाता है। लेकिन क्या वो लड़का इंसानों को विलुप्त होने से बचा पाएगा या फिर इंसानों का इस पृथ्वी से खात्मा हो जाएगा? चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी को। तो मूवी की शुरुआत साल 2067 से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि जंगलों की कटाई से काफी देशों में इंसानों का रहना मुश्किल हो गया और वहां लोगों के अंदर बीमारियां फैलने लगी, जिस कारण बहुत लोग तेजी से मर गए। और इस सब में एक ही देश बचा है जिसके पास ऑक्सीजन है। उसी देश में हम इथन बाइट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी के लिए काम करता है और यहीं उसके साथ उसका दोस्त जुड भी होता है। जुड ने इथन को उसके माता पिता के मरने के बाद संभाला था, इसीलिए इथन जुड को अपना बड़ा भाई मानता है। लेकिन अब इनके शहर में भी ऑक्सीजन की कमी होने लगी है और यहाँ के लोग ऑक्सीजन ना मिलने के कारण सुसाइड करके मरने लगे हैं। अब एक दिन जब इथन अपने घर आता है तो न्यूज देखने लगता है, जिसमें उसके पिता प्रोफेसर रिचर्ड के बारे में बताया जाता है, जो कि बताया जाता है कि उन्होंने 20 साल पहले ही ऐसी परिस्थिति के बारे में आगाह कर दिया था। इथन जब अपने डैड की खबर न्यूज में देखता है तो वो तुरंत ही टीवी को बंद कर देता है, जिससे हमें यह पता लगता है कि इथन अपने डैड को कोई खास पसंद नहीं करता। अब तब यहाँ उसकी वाइफ आती है जिसका नाम जंती होता है। इथन जंती को एक ऑक्सीजन हेलमेट देता है और बताता है कि उसे काम की एक और नई शिफ्ट मिल गई है, जिससे अब वो और ज्यादा पैसे कमा सकेगा और अब वो दोनों और भी ज्यादा ऑक्सीजन खरीद पाएंगे। ये सब सुनकर जंती बहुत खुश होती है, लेकिन अब जंती के मुंह से खून आने लगता है। ये सब देखकर इथन को पता लग जाता है कि जंती को भी वही बीमारी हो गई है। अब उसे जंती के लिए साफ ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी, जो कि काफी महंगी है। खैर, अब जब इथन अगले दिन काम कर रहा होता है तो उसके पास कुछ गार्ड आते हैं, तो वो इथन और जुड को ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की मालकिन पास ले जाते हैं, जिसका नाम रजीना होता है। ये इन दोनों को बताती है कि अब हमारे देश में भी ऑक्सीजन की कमी होने लगी है और अब तुम दोनों ही हो जो अब मानव जाति को विलुप्त होने से बचा सकते हैं। इसके बाद रजीना इथन और जुड को अपनी लैब में ले जाती है, जहाँ पर इन्होंने अपनी लैब में एक क्रॉनिकल नाम की मशीन बनाई हुई थी, जो कि असल में एक टाइम ट्रेवल मशीन थी, जिससे ये लोग टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जा सकते थे। रजीना बताती है कि हमने भविष्य में 400 साल आगे कुछ रेडियो वाइब्स भेजी थी और जिससे उन्हें एक मैसेज मिलता है कि इथन बाइट को आगे भेजो। रजीना कहती है कि जिन लोगों ने भी इसको यहाँ पे भेजा है उनके पास इस बीमारी का पक्का इलाज होगा। ये सुन के इथन कहता है कि इन लोगों ने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना। इस पर रजीना कहती है कि इस बात का जवाब तो हमें भी नहीं पता। रजीना कहती है कि हमें वापस आने का भी कोई रास्ता नहीं पता। वो कहती है कि तुम्हें वहाँ पे जाके उन लोगों को ढूंढना होगा जिन लोगों ने ये मैसेज भेजा है और वो लोग ही तुम्हें यहाँ वापस आने का रास्ता बताएंगे। मगर ये सब सुनकर इथन वहाँ पे जाने का मना कर देता है। इसके बाद वो जुड के साथ एक बार में चला जाता है। इथन जुड से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा, पर जुड उसे समझाता है कि अगर वो फ्यूचर में चला गया तो वो वहां से इस बीमारी का क्योर ढूंढ के ले आएगा और इससे तो उसकी वाइफ भी ठीक हो जाएगी। लेकिन इथन नहीं मानता और कहता है कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। जुड कहता है कि अगर तुम वहां नहीं गए तो एक एक करके यहाँ पे सब लोग मर जाएंगे। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं, जहाँ पे छोटे इथन को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक बर्थडे पर अपने पिता रिचर्ड का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद उसके डैड यहाँ पे आते हैं और उसे एक गिफ्ट देके उसे बताते हैं कि एक दिन तुम्हें ये इतना बड़ा बनाएगा जिसके तुम लायक हो। जिसके बाद रिचर्ड उसके हाथ को उस डब्बे में डाल देते हैं और उसके बाद एक वॉच उसके हाथ में लग जाती है, जो कभी भी उसकी कलाई से नहीं उतर सकती। इथन के हाथ से खून निकलने लगता है और उसके बाद रिचर्ड उनको छोड़ के वहां से चले जाते हैं। ऐसा देखकर इथन बहुत रोने लगता है। उसके बाद कहानी फिर वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे इथन अपनी वाइफ को समय में आगे जाने की बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इस पर जयंती इथन को भी वही समझाती है जो कि जुड उसे कह रहा था कि तुम समय में आगे जाकर और इलाज को ढूंढकर यहाँ ला सकते, जिससे सबके सब इंसान विलुप्त होने से बच जाएंगे और मेरे ठीक होने के चांसेस हैं। जयंती इथन को आगे जाने के लिए कहती है और इथन समय में आगे जाने के लिए अब तैयार हो जाता है। फिर इथन जयंती के लिए एक मैसेज छोड़ के जाता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं फिर वापस आऊंगा। इस मैसेज को छोड़ के वो वापस रजीना के पास आ जाता है। लेकिन अब रजीना इथन को बताती है कि क्रॉनिकल में कुछ खराबी होने की वजह से वो रेडियो वेव आने वाली जगह पर सीधा नहीं पहुंच सकता। उसे वहां जाकर खुद इस जगह को ढूंढना पड़ेगा। वो इथन को एक स्पेस सूट पहनाकर उसे आर्ची नाम का एक डिवाइस देती है, जो वहां पे जाकर इथन की मदद करने वाला है और इस सबसे इथन की जानकारी रजीना और बाकी साइंटिस्ट को भी मिलती रहेगी। इसके बाद वो इथन को क्रॉनिकल के जरिए साल 2074 में भेजती है। क्रॉनिकल में कुछ खराबी होने की वजह से इथन लैंडिंग के टाइम पे बहुत सारे पेड़ों से टकराता है, जिससे कि उसके सूट में आग लग जाती है। इथन जल्दी से उस सूट को उतार देता है। इथन काफी डरा हुआ था, लेकिन वो आसपास के पेड़ों को देखता है, जिसे देखकर उसे काफी खुशी होती है, क्योंकि जिस समय से वो आया है वहाँ पे लगभग सभी पेड़ खत्म हो चुके हैं। इसके बाद इथन आर्ची से रेडियो वेव वाली जगह को ढूंढने के लिए कहता है। आर्ची इथन को रास्ता बताने लगती है। तभी आगे इथन को एक कंकाल दिखाई देता है, जिसके सर पे एक गोली लगी हुई।
ईथन उस कंकाल को अच्छी तरह से देखने लगता है। तभी ईथन को उसके सूट पर एक नाम दिखाई देता है और उस पर लिखा होता है ईथन बाइट। इसे देखकर ईथन तुरंत चौंक जाता है। ईथन उस कंकाल के हाथ में बंधी हुई एक वॉच को भी देखता है, जो कि बिल्कुल वैसी ही थी जो उसे रिचर्ड ने दे रखी थी, लेकिन उस वॉच में ग्रीन लाइट देखने को मिलती है। ईथन यह सब देखकर काफी परेशान हो जाता है। ईथन को उस कंकाल के पास बिल्कुल आर्ची जैसा एक डिवाइस देखने को मिलता है, जिससे ईथन यह समझ जाता है कि ये उसका ही कंकाल है और वो समय में आगे बढ़ने वाला है। ईथन कंकाल के हाथ से उस डिवाइस को उतारता है और कंकाल के डिवाइस में लास्ट रिकॉर्डिंग को प्ले करता है, जिसमें वो अपनी आवाज को सुनता है और वो किसी और से कह रहा होता है कि मुझे मत मारो। और उसके बाद कंकाल के डिवाइस की बैटरी खत्म हो जाती है और वो तुरंत बंद हो जाता है। ईथन काफी समय तक यहाँ वहाँ बैठा रहता है। वो वहाँ पे मौजूद दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन से वो दरवाजा नहीं खुलता। अब रात में जब ईथन को भूख लगती है तो वहाँ पे पड़ी हुई बेरी को वो खाने लगता है और साथ में वो आर्चिस से पूछता है, पर आर्चिस को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन वो बेरियां असल में काफी जहरीली थी और इसको खाने से उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। लेकिन ये सारी खबर रजीना और उसके साइंटिस्ट को पता चल जाती है और वो लोग ईथन की जान को बचाने के लिए जुड को भी समय में आगे भेज देते हैं। जुड एकदम से वहाँ पे आ जाता है और ईथन को दवाई देता है। इसके बाद ईथन होश में आ जाता है। जुड ईथन को बताता है कि क्रॉनिकल में सिर्फ आखिरी समय जाने की पावर बची हुई थी, जिससे कि वो यहाँ पे पहुंच गया है। उसके बाद ईथन जुड को वही कंकाल दिखाता है और उसे बताता है कि ये मेरा कंकाल है और मैं समय में आगे जाके मारा जाऊंगा। ये सब सुनकर जुड मना कर देता है कि ये तुम नहीं हो और तुम यहाँ नहीं मरोगे। उसके बाद ये दोनों मैसेज भेजने वाले को ढूंढने लगते हैं और आगे जाके उन्हें एक डोर दिखाई देता है। ईथन जैसे ही उस डोर के सामने जाता है तो एक मशीन बाहर निकल के आती है जो ईथन की आंखों को स्कैन करने लगती है और उसके बाद वो डोर ओपन हो जाता है। इसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक कंप्यूटर दिखाई देता है। ईथन उसके बाद उस कंप्यूटर को चलाने की कोशिश करता है। तभी वो कंप्यूटर ईथन का डीएनए सैंपल मांगता है और उसके बाद उसके हाथ पे बंधी हुई वॉच उसके हाथ से खून निकलती है और तभी वो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। फिर उस वॉच के अंदर एक ग्रीन लाइट जलने लगती है, जिसे देखकर ईथन काफी परेशान हो जाता है। ईथन जुड से कहता है कि मेरे मरे हुए कंकाल ने भी शायद इसी कंप्यूटर को ऑन किया होगा। तभी उसकी वॉच की लाइट भी ग्रीन जली हुई थी और इसका यही मतलब है कि आगे जाके मैं भी मर जाऊंगा। और कहता है कि ये फ्यूचर पहले ही लिखा जा चुका है, हम लोग बस पन्नों को पलट रहे हैं। जुड ईथन को समझाता है कि उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद ये दोनों देखते हैं कि वहाँ पे सेम वही लैब बनी है जो कि उन्होंने पास्ट में देखी थी और यहाँ पे बिल्कुल वही टाइम मशीन क्रॉनिकल मौजूद है। इसके बाद ईथन कंप्यूटर की मदद से अपने फादर की एक हॉलोजन तस्वीर देखता है, जिसमें दिखाया जाता है कि उसके डैड ने जब पहली बार क्रॉनिकल मशीन को चलाया था तो उस समय एक मैसेज उनको मिला था जिसमें लिखा था कि ईथन बाइट को आगे भेजो। अब तभी क्रॉनिकल में कुछ पावर फेलियर की खराबी आ जाती, जिसे अब इन दोनों ने कुछ ही समय में ठीक नहीं किया तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर धमाका होगा, जिससे कि ये पूरी मशीन तबाह हो जाएगी, जिससे कि ईथन और बुड कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। यह सब देखकर ईथन बुड से कहता है कि हमें जल्दी से टनल को ढूंढना पड़ेगा और क्रॉनिकल की पावर को ऑन करना पड़ेगा, जिससे कि धमाका ना हो सके और हम लोग उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों ने हमें ये मैसेज भेजा था। उसके बाद ये दोनों जल्दी से टर्नर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद बाहर निकल के ये अपने शहर को देखते हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ईथन और बुड शहर में जाते हैं और वहाँ पे इन लोगों को और भी ज्यादा कंकाल दिखाई देते, जिससे कि यह देखने को मिलता है कि पिछले समय में सबके सब लोग मारे गए हैं और इससे यही देखने को मिलता है कि ये सबके सब लोग अपने मिशन में नाकामयाब रहे और इंसानों के मरने के बाद ही प्रकृति फिर से जिंदा हुई है। इसके बाद ईथन अपने घर को ढूंढने लगता है। ईथन वहाँ पे जाके अपनी वाइफ जयंती के कंकाल को देखता है और उसके हाथ में वही मैसेज था जिसमें ईथन ने लिखा था कि मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन शायद ईथन वापस नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से ये सब लोग मारे गए थे। ये सब देखकर ईथन बहुत परेशान हो जाता है। वो उस कंकाल की आर्चिस डिवाइस को फिर से प्ले करता है। इस डिवाइस को ऑन करने के बाद वो जुड की आवाज उस डिवाइस में सुनता है और उससे यह पता लगता है कि जुड ने ही उसको गोली मारी थी। लेकिन यह सब सुनकर जुड गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने अब तक मुझसे ये डिवाइस छुपा के क्यों रखा। जुड ईथन पर गन तान लेता है और पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। ईथन कहता है कि तुम ही हो जो आगे चलकर मुझे मारने वाले हो, लेकिन जुड उसे समझाता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकता। इसके बाद वो ईथन को लेकर टनल में चला जाता है, जहाँ से वो लोग क्रॉनिकल की पावर को ऑन कर देते हैं। ईथन टनल के एक रूम में जाता है और पावर को ऑन कर देता है, मगर तभी वो रूम बंद हो जाता है और उस रूम की सारी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और इससे ईथन सांस नहीं ले पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसी समय जुड रूम का डोर तोड़ के अंदर आ जाता है और ईथन को बचा लेता है। उसके बाद ये दोनों क्रॉनिकल के पास वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि पावर को ऑन कर दिया था। अभी दोनों देखते हैं कि पोर्टल ऑन होने के लिए अब कुछ ही समय बचा है और पोर्टल ऑन होने के बाद ये दोनों वापस घर जा पाएंगे। जुड काफी खुश होता है, लेकिन ईथन अभी भी परेशान था। ईथन अपने आसपास की जगह को देखता है और वहीं पे ईथन को एक डोर दिखाई देता है। ईथन जब उस डोर को खोलता है तो वो सीधा उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसका कंकाल रखा हुआ था। वो अपने आर्ची की बैटरी को निकालकर उसी कंकाल के आर्ची के डिवाइस में डालता है और फिर उसकी वीडियो को प्ले करता है। कंकाल के आर्ची डिवाइस में एक वीडियो चलती है
जिसमें यह दिखाई देता है कि जुड ईथन को गोली मार देता है। ये सब देखकर जुड आर्ची को बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि ये सब झूठ है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। जुड ईथन से कहता है कि अगर हम लोग वापस चले गए तो सबको नहीं बचा पाएंगे, इसलिए हमें यही रहना चाहिए और यहाँ हम आराम से जिंदा रह सकेंगे। ईथन जुड की इन सभी बातों को सुन के काफी गुस्से में आ जाता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है और उसके बाद कंप्यूटर को दोबारा ऑन करके अपने पिता की होलोग्राफ इमेज को देखने लगता है। जुड ईथन को ऐसा करने से मना करता है और इसके बाद उसे एक रूम में लॉक कर देता है। जुड देखता है कि उसके पिता कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने ईथन के लिए ही शुरू किया था कि वो ईथन को एक अच्छी जिंदगी दे सकें। ईथन ये सब ध्यान से सुन रहा होता है, तभी वो देखता है वहाँ पे रजीना और यंग बुड भी आ चुके थे। रजीना उसके डैड से कहती है कि हम किसी को फ्यूचर में इलाज ढूंढने के लिए नहीं भेजेंगे, बल्कि किसी भी एक इंसान को समय में आगे भेजकर क्रॉनिकल की पावर को फिक्स कराएंगे और इससे फ्यूचर में मौजूद क्रॉनिकल और यहाँ पे मौजूद क्रॉनिकल दोनों के बीच में एक पोर्टल ओपन हो जाएगा और इससे हम अपने कुछ लोगों को लेकर फ्यूचर में चले जाएंगे, वहां पे जाके आसानी से अपना जीवन बताएंगे। रजीना की इन बातों को सुन के उसके डैड कहते हैं कि मैंने इस सिस्टम को लॉक कर दिया है क्योंकि अब बस ईथन के डीएनए से ही चल पाएगा और तुम्हें इस पोर्टल को खोलने के लिए ईथन को फ्यूचर में भेजना पड़ेगा और मैं तुम्हें ईथन को कभी भी फ्यूचर में जाने के लिए कभी भी नहीं कहूंगा। रिचर्ड की सब बातें सुन के रजीना उसे गोली मार देती है और उसी समय रिचर्ड की वहीं पे मौत हो जाती है। ईथन को पता लगता है कि वो सारी उम्र यही समझता रहा कि उसके डैड उसे छोड़ के चले गए हैं, पर असल में तो उसके डैड को रजीना ने मार दिया था। ये देख के ईथन को बहुत गुस्सा आता है और अब वहाँ पे जुड भी आ जाता है और वो ईथन से कहता है कि मैं चाहता था कि ये बात तुम्हें कभी भी पता ना चले। वो ईथन से कहता है कि तुम्हें इस पोर्टल को खोलने से रोकना होगा ताकि वो लोग यहाँ पे कभी ना आ पाए, लेकिन अब ईथन जुड की बात नहीं सुनता और कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया और तुमने बचपन से लेके अब तक मुझे अपने इस्तेमाल के लिए ही जिंदा रखा है और तुम्हें पहले से ही पता था कि हम लोग यहाँ पे कोई इलाज ढूंढने नहीं आए हैं, हम बस एक पोर्टल को ढूंढने आए हैं ताकि रजीना और उसके लोग यहाँ पे आ सकें। जुड ईथन को समझाता है कि रजीना ने उसका भी इस्तेमाल किया है। ईथन जुड की बातों को नहीं सुनता है और क्रॉनिकल को खराब करने में लग जाता है। उसके बाद गुस्से में आकर जुड ईथन के सर पे गन तान देता है। ईथन समझ आता है कि ये वही पल है जब जुड ने उसको गोली मार दी थी और फिर उसका कंकाल हमेशा के लिए यहाँ पे पड़ा रहा। जुड भी इसी बात को सोचता है और उसकी शक्ल देखकर उसे काफी गिल्टी फील होती है, इसलिए अब जुड फ्यूचर को बदलने के लिए ईथन को गोली ना मारकर खुद को ही गोली मार लेता है और कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। ईथन के मरने के बजाय अब जुड मर जाता है। उसे मरा हुआ देखकर ईथन बहुत रोता है। वहीं रजीना समय में आगे जाने के लिए अपने लोगों को तैयार कर लेती है और ये सब लोग पोर्टल को खोलने का इंतजार करते हैं। इस तरफ ईथन अपने डैड की कही हुई बातों को याद करता है और खुद वापस जाने के बजाय बहुत सारे पेड़ पौधों को समय में पीछे भेज देता है, जिससे कि क्रॉनिकल पूरी तरह खराब हो जाता है और पोर्टल भी बंद हो जाता है। ये सब देखकर रजीना को बहुत सारा गुस्सा आता है। ईथन साथ में पेड़ पौधों के साथ आर्ची को भी वापस भेज देता है, जिससे कि वो अपने डैड की हत्या के बारे में सबको बता सके और आर्ची की मदद से सब लोगों को पता लग जाता है कि रजीना ने ही प्रोफेसर रिचर्ड को मारा था। उसके बाद रजीना की कंपनी को भी बंद कर दिया जाता है। रजीना अरेस्ट हो जाती है और यही ईथन के कई सारे पेड़ पौधे भेजने की वजह से इंसानों को जिंदा रहने का एक और मौका मिलता है। इंसान इन पेड़ पौधों को बोकर दोबारा से पृथ्वी पर हरियाली लेके आते हैं। उसके बाद जंती के पास एक लेडी आती है जिसके पास एक छोटा सा बॉक्स होता है और ये बॉक्स वो जंती को देती है और इस बॉक्स के अंदर एक बहुत ही सुंदर फूल था और इसी फूल को ईथन ने फ्यूचर से भेजा था। जंती इस फूल को देख के बहुत रोने लगती है। इस तरह ईथन वहां पे देखता है कि उसका कंकाल पहली वाली जगह से गायब हो चुका है। इसका मतलब यही था कि फ्यूचर अब बदल चुका है और अब ये नया भविष्य है। ईथन जब शहर की तरफ जाता है तो वो देखता है वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं जो कि काफी एडवांस हो चुकी हैं और इस दुनिया में अब कंकाल नहीं बहुत सारे इंसान होते हैं। यह सब देखकर ईथन बहुत खुश होता है। अब ईथन समझ जाता है कि इंसानों को बचाने में वो कामयाब हो चुका है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ में चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें।